आज सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर वायरल हो रही है। इस खबर में यह बताया जा रहा है कि 7 लोगों को पुलवामा में पेपर बेचने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसमें यह कहा गया है इसमें कि किंगपिन बताया गया है किसी फारूक राथर को, और यह कहा गया है कि यह रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के पेपर जो है वो पंचकुला से खरीदता था और उसके बाद ये आगे बेचता था। और आगे ये भी बताया गया है कि उमर नजीर राथर, जो फारूक राथर का करीबी दोस्त है, वो डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ था। और ये भी कहा गया है कि इस में मामला दर्ज किया गया है। फिर इसमें एसएसपी पुलवामा एजाज जरगर को भी कोर्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। सुबह से यह खबर जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं कि मालूम किया जाए कि क्या हुआ है और मामला किससे जुड़ा हुआ है। जो डिटेल मेरे पास है वो डिटेल है एफआईआर नंबर 53/2023 की। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। यह एफआईआर त्राल पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा, जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, जिला नहीं है ये, पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा में त्राल थाने में ये एफआईआर नंबर 53/2023 जो है वो दर्ज की गई है। इसमें 2 धाराएं, आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। और मामले में यह बताया गया है कि पुलिस को एक विश्वसनीय सूत्र से यह खबर मिली कि कुछ लोग हैं जो युवाओं के बीच में जाकर यह कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोपी का 11 जून 2023 को जो नर्सिंग का पेपर होने वाला है वो पेपर हमारे पास है, हम वो पेपर आपको बेचेंगे, आप वो पेपर हमसे खरीद लीजिए और अगर वो पेपर आप हमसे खरीदते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ये पेपर वो पैसे के इवज में बेच रहे हैं, ऐसी शिकायत जो है वो त्राल थाने में मिली। हालांकि विश्वसनीय सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये शिकायत गृह विभाग के पास पहले गई थी। गृह विभाग ने इस शिकायत को पुलिस को आगे दिया और पुलिस ने इस मामले में बरवक्त कार्रवाई करते हुए 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरे पास अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन यह पुख्ता जानकारी है कि 7 लोगों के इनके नाम बाज़ाब्ता एफआईआर में दर्ज हैं और इन 7 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला धारा 120B और धारा 420 के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। यानी ये मामला किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। इस मामले में एफआईआर जो है वो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर बेचने की शिकायत जो मौसूल हुई है उस शिकायत के बिना पर इसमें मामला दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में कहीं पर भी फिशरीज डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन हुई है उसका जिक्र नहीं है। इस एफआईआर में कहीं पर यह जिक्र नहीं, फारूक राथर का कहीं पर जिक्र नहीं है। इस एफआईआर में जिनके नाम दर्ज हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। 7 लोगों के नाम है और आरोप इन पर यह है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नर्सिंग का 11 जून 2023 को जो पेपर था, जो पेपर अब हो चुका, उस पेपर को लेकर यह दावा किया था कि इनके पास वो पेपर है और बच्चे इनसे वो पेपर खरीद सकते हैं और ये पेपर खरीदने के बाद बच्चों की सिलेक्शन होगी, क्योंकि यही पेपर है जो एग्जाम में आने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि जहां सोशल मीडिया पर वायरल यह होना चाहिए था कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर लीक की शिकायत आई है, वहां पर वायरल यह हुआ कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक और पेपर जो है वो लीक हुआ है। और ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद शाम तक प्रोफेशनली भी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर प्रोफेशनली कोई गलती करूं तो मैं शाम तक उसका कोरिजेंडम खुद निकालता हूं कि जनाब ये गलती मुझसे हुई है, यहां पर जो हमने ये बात लिखी है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो उस फैक्चुअली जो इनकरेक्ट चीज है उसे हम इस तरीके से करेक्ट करते हैं।
यानी करेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि उसके बाद हम कोरिजेंडम देते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए कि हमने जो कहानी सुनाई है, हमने जिस एफआईआर की बात की है, वो एफआईआर किस मामले से जुड़ी हुई है। हालांकि कुछ सूत्रों ने यह भी बताया कि फिशरीज विभाग और कुछ और विभाग जो हैं उसको लेकर उनके पास पुख्ता जानकारी है कि इस विभाग में भी पेपरों में गड़बड़ हुई है। अब मैं बहुत हैरान हूं कि जम्मू कश्मीर का पुलिस विभाग, जम्मू कश्मीर का गुप्तचर विभाग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इतनी एजेंसियां, एनआईए, इतनी सारी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, किसी एजेंसी के पास कोई जानकारी नहीं है। और वो जानकारी जो पब्लिक है, जिस जानकारी को लेकर कई युवा जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लगातार लिखी जा रहे हैं कि जनाब ये देखिए ये स्कैम हो गया, ये भी आ रहा है कि जनाब फलां डिपार्टमेंट में ये बंदा टॉपर है, फलां डिपार्टमेंट में ये बंदा टॉपर है। मतलब कई बार तो महसूस यूं होता है कि जम्मू कश्मीर में मजाक चल रहा है, और मजाक भी बड़े अजीबो गरीब किस्म का, कि मतलब सिलेक्शन लिस्ट बाद में निकलनी है और बाहर बच्चों को पहले ही पता है सिलेक्ट कौन हो रहा है। और मैं तो ऑडेसिटी पर हैरान होता हूं स्टूडेंट्स की, कि एक स्टूडेंट मुझे 16 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं और एक स्टूडेंट मुझे ट्विटर में इनबॉक्स में लिख रहा है, जी आपको तो पता ही कुछ नहीं है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हमको सारी ग्राउंड सिचुएशन पता है। यानी बच्चों को ग्राउंड सिचुएशन पता है और जम्मू कश्मीर की सीआईडी विभाग को कुछ पता नहीं, पुलिस को कुछ पता नहीं, सीबीआई को कुछ पता नहीं। इतनी एजेंसियां, किसी एजेंसी को कोई खबर कानो कान नहीं लग रही कि जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। और अगर ये सारे दावे रोज किए जा रहे हैं तो इन दावों में अगर सच्चाई है तो कार्रवाई क्यों नहीं है? इन दावों में अगर सच्चाई है तो जो दावा कर रहा है उससे कम से कम पूछा तो जाना चाहिए कि भाई साहब आप आइए ना, सबूत दीजिए ताकि कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे आप लोगों ने इससे पहले सब इंस्पेक्टर के मामले में दिए, जेई सिविल जल शक्ति के मामले में दिए, और उस मामले में कार्रवाइयां हो रही हैं, हम देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। अब ये मैं थोड़ा सा मामला आपको पूरा सुनाता हूं। जो इस मामले की बात जो है आज सोशल मीडिया के ऊपर हुई है, इसमें 7 लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ एफआईआर लगी, इसमें फारूक राथर कोई भी नहीं है। एक जिनके खिलाफ एफआईआर लगी उनका नाम है उमर नजीर राथर। ये नजीर अहमद राथर के सुपुत्र हैं, ये शिकारगाह त्राल के रहने वाले हैं। दूसरे हैं डॉक्टर आबिद मलिक, इनके पिता का नाम है फजल हुसैन मलिक, ये भटिंडी जम्मू के रहने वाले हैं। तीसरे हैं डॉक्टर आजिम अफजल मीर, पुत्र हैं मोहम्मद अफजल मीर के, ये बांडीपुरा के रहने वाले हैं। चौथे हैं शाहनवाज खान सन ऑफ मोहम्मद अफजल खान, सुम्बुल सोनावारी के रहने वाले, इनके ऊपर भी आरोप है, ये भी इस गैंग का हिस्सा है। पांचवें हैं यावर नायकू सन ऑफ गुलाम कादिर नायकू, कलूरा शुपियन के रहने वाले हैं ये, इनका नाम भी इस मामले में दर्ज है। छठे हैं शबीर अहमद वानी सन ऑफ अब्दुल हमीद वानी, ये यारीगाम पुलवामा के रहने वाले हैं। और सातवें हैं सैयद अजहरुद्दीन सन ऑफ सैयद गयासुद्दीन, ये सोइबुग बडगाम के रहने वाले हैं। तो इन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर नंबर 53/2023 त्राल पुलिस थाने में दर्ज की गई है। नर्सिंग के पेपर को लेकर इन लोगों ने यह दावा किया था कि पेपर इनके पास है, जो आरोप इनके ऊपर लगा है, जो एफआईआर में दर्ज है। और उसके बाद इस मामले में अब पड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जम्मू में भी, जम्मू संभाग की जो पुलिस है उन्हें भी इस तरह की कोई जानकारी मिली है, वो भी इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। तो मामला साफ तौर पर यह कि मामला बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस, पहले तो जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यह बनती है कि वो एक क्लैरिफिकेशन देते कि ये जो आरोप लगा है उनके ऊपर कि 11 तारीख का जो उनका पेपर है, उस पेपर को लेकर 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनका ये क्लेम है कि उनके पास पेपर है जिसे वो बेचने वाले थे 11 तारीख को, जिसको बेचने के लिए वो लोगों से पैसे वसूल कर रहे थे। अब जैसे मैंने आपको कहा, ये आरोप जब लग रहे हैं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ी हुई भी कुछ चीजें ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, तो सरकार गंभीरता के साथ इन मामलों का संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्या सरकार को लग रहा है कि मजाक चल रहा है ट्विटर के ऊपर? क्या सरकार को लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर मजाक चल रहा है? अगर मजाक चल रहा है तो क्या सरकार को समझ नहीं आ रहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी डेंट हो रही है? क्या सरकार को समझ नहीं आ रहा कि उनके इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी डेंट हो रही है? यहां तक कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इंफॉर्मेशन बच्चे शेयर कर रहे हैं
और जो YouTube के ऊपर उनके मास्टर उनको पढ़ाने वाले YouTube चैनल है बहुत सारे, आप YouTube चैनलों के ऊपर चले जाइए, जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहां पर हैं और जितना कुछ वहां शेयर किया जा रहा है, जितनी सारी चीजें वहां बताई जा रही हैं, अगर आप उनको ध्यान से और गंभीरता से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस कहानी को सुनकर एक पूरा केस बन जाता है और इस केस की बिना पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर इतनी सारी जानकारी पब्लिक में मौजूद है, इतनी सारी जानकारी लोगों के पास और बच्चों के पास पहुंच चुकी है, तो फिर सरकार के पास कौन सी जानकारी है? और अगर ये सरकार, ये जितनी भी जानकारी है ये तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है, सही जानकारी नहीं है, तो इसको काउंटर करने के लिए सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। और उसके बाद जहां तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ताल्लुक है, कोई इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं करा रहा। पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने कोई प्रोटेस्ट भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि जेकेएसएसबी को बाकी तमाम इम्तिहान करा लेने चाहिए, एपटेक के अलावा किसी और से करवा लें जैसे करवाने चाहिए। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, एपटेक क्या कर रहा है, जेकेएसएसबी क्या कर रहा है, वो ये सब लोग जाने। ये सब सारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा क्या गलत है क्या सही है। लेकिन अब संभावना क्या है, क्या हो सकता है? पहली बात तो ये कि आप जानते हैं जून का महीना खत्म होने वाला है, तो इसका मतलब जून के महीने में कोई इम्तिहान नहीं होगा। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो ठेका जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एपटेक को दिया है उसकी मियाद अक्टूबर में खत्म होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, अगर अक्टूबर में उसका टाइम खत्म होने वाला है तो आप नया टेंडर फ्लोट करेंगे अगस्त के महीने में, क्योंकि 2 महीने तो लगते हैं पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में। तो इसका मतलब यह होगा अगस्त के 15 के बाद जो है आप टेंडर फ्लोट करना शुरू करेंगे। सितंबर अक्टूबर के महीने में टेंडर किसी को अलॉट होगा। और यह भी आप जानते हैं कि सितंबर के महीने में उस केस की सुनवाई होनी है कोर्ट में। जून में कोई सुनवाई हुई नहीं, जुलाई और अगस्त में कोई डेट मिली नहीं और डेट मिली अब सितंबर की। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, चूंकि उनका एक स्टैंड है, उन्होंने ले लिया है एपटेक को लेकर, अगर उस स्टैंड से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पीछे हटता भी है तो नई कंपनी के लिए भी टेंडरिंग दोबारा से करनी है, उस प्रोसेस में 2 महीने लग जाएंगे। और अगर 2 महीने उनको लग जाते हैं तो वापस मामला वही कि अक्टूबर का मामला आएगा। और यह भी आप जानते हैं कि पंचायत के इलेक्शन ड्यू हैं, डीडीसी के इलेक्शन ड्यू हैं, और अब तो बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के भी चुनाव हो सकते हैं। आप इसको भी अपने जहन में रखिए, इस पिक्चर को भी जहन में रखिए। जब ये सारी पिक्चर आप जहन में रखते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि इतने सारे इम्तिहान जो पेंडिंग हो गए हैं, अब शायद ये इम्तिहान इस साल में तो होने के नहीं, जो सूरत हाल बनी हुई है। अगर इस साल नहीं होंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस रेस से 500 बच्चा हो, 1000 बच्चा हो, 1500 हो या 2000 बच्चा हो, दौड़ से बाहर हो जाएगा। इस सेंस में नहीं कि उनको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर तो कोई नहीं करेगा, फॉर्म आपने भरा, इम्तिहान आप देंगे, लेकिन वो जो 1 साल और आपका जाएगा, आपकी उम्र 1 साल और आगे बढ़ेगी। उम्र किसी का इंतजार नहीं करती, ना किसी का लिहाज करती है, न उम्र इंतजार करती है कि आप जो हैं आपके अंदर जिज्ञासा जागेगी और आपको लगेगा कोई चीज। उम्र आगे निकल जाती है, वक्त आगे निकल जाता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सरकार गंभीरता के साथ चीजों को ले रही होती तो शायद अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ये सारे मामले हल हो गए होते और बात आगे बढ़ गई होती। ऐसा नजर में नहीं आ रहा कि सरकार चीजों को गंभीरता के साथ ले रही है। दूसरी तरफ से आप ये भी जानते हैं कि स्टूडेंट्स का एक मत है कि जी एपटेक से नहीं करवाने, अगर आप उससे करवाएंगे तो फिर क्या कहते हैं हंगामा। और तीसरा ये कि एपटेक का मामला ऑलरेडी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस सूरत हाल में अब व्हाट इज द वे आउट? वे आउट एक ही है कि आप कम से कम जो 700 से ज्यादा कुछ वैकेंसीज आपके पास हैं, उन वैकेंसीज को जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के हवाले कर दें, वो कम से कम रिक्रूटमेंट आप करवा लें। जो बाकी रिक्रूटमेंट है, अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आप नहीं करवाना चाहते, या आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या अभी आपको विश्वास नहीं है कि इम्तिहान करवा सकते हैं हम या नहीं करवा सकते हैं, या आप हंगामे से डरते हैं, या मतलब ये तो अजीब सी स्थिति है ना कि आप एपटेक के साथ भी चलना चाहते हैं लेकिन आप हंगामे से भी डरते हैं।
और आप एप्टेक को विड्रॉ भी नहीं करना चाहते क्योंकि एप्टेक को आपने ठेका दिया हुआ है, और अब अगर आप विड्रॉ नहीं भी करते हैं तब भी अक्टूबर में आपका एप्टेक का ठेका खत्म होने वाला है, तो उसके बाद तो फिर आपको जाहिर सी बात है दोबारा टेंडरिंग के प्रोसेस में जाना है, उसके बाद फिर हंगामा होगा, उसके बाद फिर कोई कंपनी आप चुनेंगे, फिर उस कंपनी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और यह सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अगर इस एटीट्यूड और इस टेम्परामेंट के साथ सरकार काम करेगी तो फिर ना तो इम्तिहान होंगे और ना ही बच्चों की नौकरियां लगेंगी। इस टेम्परामेंट और इस एटीट्यूड के साथ तो यह लंबा सिलसिला चलेगा और चलता रहेगा। स्टूडेंट्स चाहते क्या है? ज्ञान बांटने वाले स्टूडेंट्स तो ना ही मेरा वीडियो देखें तो धन्यवाद आपका, मुझे कोई जरूरत नहीं आपके ज्ञान की, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। मैं आपका ज्ञान भी देख चुका हूं, आपकी हरकतें भी देख चुका हूं, आपकी जुबान से भी वाकिफ हूं और यह भी जानता हूं कि आप क्या बोलते हैं और आप क्या करते हैं। तो मुझे ज्ञान की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। यू कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ। जहां तक उन बच्चों का ताल्लुक है जो सीरियस हैं और इम्तिहान देना चाहते हैं, जो सीरियस हैं और चाहते हैं कि सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो, जेकेएसएसबी या जम्मू कश्मीर की सरकार अगर किसी और एजेंसी को चुनती है इम्तिहान करवाने के लिए, जो गंभीर हैं, उनको की भी गंभीरता के साथ इस बात पर सोच विचार करना है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, आगे किस तरीके से इस सिचुएशन से निकला जाए। क्योंकि सितंबर का मतलब यह हो गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने गए और एक दिन में इस केस का फैसला होना नहीं। जाहिर सी बात है 2 तारीखें, 3 तारीखें, 4 तारीखें, 5 तारीखें इस तरीके से लगेंगी और उसके बाद जाकर फैसला होगा। तो इसका मतलब लंबा वक्त जो है फैसले में, और हो सकता है 1 तारीख में भी हो जाए। तो जज साहब पर निर्भर है, हो सकता है वो एक बार ही सारा मामला सुन ले और दूसरे तीसरे दिन फैसला सुना दें, वो भी मुमकिन है, सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन अब स्थिति इस समय यह है कि जिन बच्चों की उम्र बढ़ रही है, जो बच्चे दौड़ रहे हैं, जो बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, वो करें क्या? मतलब फ्रस्ट्रेशन है मुकम्मल तौर पर बच्चों के चेहरों के ऊपर, बात नहीं करना चाहते, जबरदस्त नाराज हैं। तो सरकार को चाहिए, जैसे मैंने बार बार कहा कि सरकार और बच्चों के बीच में जब मुकाबला हो तो 2 कदम सरकार पीछे हट जाए। वो सरकार इसलिए पीछे हटे क्योंकि सरकार जो है वो बच्चों की बेटरमेंट और बच्चों के आने वाले बेहतरीन कल को ध्यान में रखे। सरकार को इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 स्टेप पीछे हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 कदम पीछे हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों का फ्यूचर बनेगा, इन बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, इन बच्चों की फ्यूचर को आप बचाएंगे, इससे बड़ा इन बच्चों के लिए और कोई गिफ्ट नहीं होगा। तो सरकार को चाहिए कि गंभीरता के साथ इन सारे मामलों का संज्ञान ले। सरकार देखे कि अगर ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग बैठकर बहुत सारा एविडेंस दे रहे हैं, बहुत सारे सबूत पेश कर रहे हैं, तोलिए ना इन सबूतों को, परखिए ना इन सबूतों को, लीजिए ना इन डिटेल्स को, ताकि कम से कम ये जो स्थिति बन गई है, जिस स्थिति में कोई भी इम्तिहान हो, जनाब ये तो स्कैम हो गया, कोई भी इम्तिहान हो पेपर बिक रहा है। अब बोपी के इम्तिहान के ऊपर एफआईआर लग रही है, मतलब बोपी के इम्तिहान को लेकर, नर्सिंग के इम्तिहान को लेकर कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं ये पेपर हमारे पास है, और ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 5 अगस्त 2019 से पहले पेपर बिकते थे, ये 2-4 बार जम्मू कश्मीर में हुआ है और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकारों ने बड़े सख्त स्टेप्स लिए और बहुत कम वो देखने को मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो इल्जाम लगने का सिलसिला है ये थम ही नहीं रहा है। हर चौथे दिन सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप चले जाइए, वो कह देते हैं जी पेपर फलाना आ गया, जी फलाना पेपर फलानी जगह है, और इतनी जानकारी बच्चों के पास है कि जो आप मतलब हैरान होते हैं भाई, इतनी जानकारी अगर इन बच्चों के पास है तो ये गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है, ये पुलिस विभाग क्या कर रहा है, बाकी सारे विभाग क्या कर रहे हैं? भाई ये जानकारी लीजिए, इन लोगों से कार्रवाई करिए, लोगों के सामने सच को लाइए। कुछ तो ये जो मिस्ट है, ये जो इतना सारा यहां पे इतना सारा धुआं इकट्ठा हुआ है और बच्चे इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है मुकम्मल तौर पर, बच्चे जबरदस्त परेशानी का शिकार हैं, मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर, घर का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आते आते आएगी, वो भी आई नहीं है। इन बच्चों को स्टेबल और लंबे वक्त की नौकरियां चाहिए। ये गरीब परिवारों से हैं,
ये गर्मी में, इस वक्त तपती गर्मी में जम्मू में बैठे हैं। जम्मू के बच्चे बिना बिजली के इस वक्त क्या कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहां पर बच्चे बेइंतहा परेशान हैं कि जनाब जो मार्च में आप पेपर कराने लगे थे, जून खत्म हो रहा है और आप यू आर नॉट सीरियस अबाउट अस, आप हमारे बारे में तो गंभीर ही नहीं है। और इन तमाम चीजों का सरकार को बड़े दिल के साथ संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को रास्ता निकालना चाहिए जिस रास्ते से इन बच्चों का भला हो। और जो बार बार क्लेम किया जा रहा है केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी क्लेम करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कतई भी यह मतलब नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर तमाम इम्तिहानों को दरकिनार कर दें कि जनाब जब तक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी पूरी तरीके से तो हम इम्तिहान ही नहीं करेंगे। भाई मध्य प्रदेश में 12-13 इम्तिहान जो है वहां पर उनमें पेपर लीक हुआ, तो क्या उन्होंने इम्तिहान लेने बंद कर दिए? राजस्थान में पेपर लीक के मामले हुए। देश का कौन सा भाग ऐसा है और इस देश की कौन सी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर आरोप नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? तो पेपर लीक के आरोप कंपनियों के ऊपर लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप सिस्टम के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। आप कहेंगे जो इम्तिहान ही नहीं कराएंगे तब तक जब तक क्या कहते हैं क्लीन चिट फलां जगह से नहीं मिलता, क्लीन चिट फलां जगह से नहीं मिलता। ऐसे तो फिर एक ही रास्ता है कि आप टेंडरिंग वाला प्रोसेस बंद कर दीजिए और पेपर खुद छापना शुरू कीजिए। और बजाय क्या कहते हैं ये सीबीटी टीबीटी लेने के, आप सीधा क्या कहते हैं पेंसिल पेपर वाला पेन पेपर वाला पेपर लेना शुरू कर दें। बेहतरीन है। लाखों बच्चों का पेपर पहले भी आप लेते रहे, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बच्चों का पेपर तो जम्मू कश्मीर में पहले भी होता रहा है, लेकिन रास्ता निकालिए। पुलिस की रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, 1200 बच्चा इम्तिहान देकर फिजिकल की तैयारी कर रहा है और परेशान है। जेई सिविल के बच्चे परेशान है, फा के बच्चे परेशान है। तो इन सारी चीजों का संज्ञान जम्मू कश्मीर की सरकार को लेना चाहिए, रास्ता निकाला जाना चाहिए जिसमें कम से कम इन बच्चों का आने वाला कल जो है उस आने वाले कल को सिक्योर किया जा सके। और बाकी विनम्र विनती और आग्रह यह भी कि पत्रकार के तौर पे कोई भी खबर जब हमारे पास आती है, यकीन मानिए एक बार नहीं कई बार उस खबर को वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि जब हम वेरीफाई नहीं करते हैं या हम सुनी सुनाई के ऊपर खबर चलाते हैं तो थोड़ा सा भी फैक्चुअल एरर हो, उस फैक्चुअल एरर के कारण बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो बन जाती हैं। तो इसलिए हमें पत्रकार के तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कोई खबर कर रहे हैं, किसी वक्त अगर कोई गलती हो गई या कोई मान लीजिए फैक्ट्स इधर उधर हो गए तो फौरन अगले दिन सुबह कॉरिजेंडम दे दिया बड़ा सा और उसमें डिटेल बता दी भाई ये था, हमने ऐसे किया और इसमें ये डिटेल्स थी। तो इसी के साथ मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मामला सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर था, ये बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ मामला है। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। देखना अब यह है कि सरकार किस किस चीज का संज्ञान लेकर, और पुलिस और गुप्तचर विभाग जिसमें बहुत बेहतरीन, बड़े काबिल और बहुत ईमानदार अफसर इस वक्त काम कर रहे हैं, किन किन चीजों का संज्ञान लेते हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें सामने आती हैं।